14 जुलाई 2023 के दिन इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया चंद्रयान 3 23 अगस्त 2023 को चांद के साउथ पोल पर सक्सेसफुली सॉफ्ट लैंडिंग करता है। इस स्पेसक्राफ्ट को आंध्र प्रदेश में लोकेटेड सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया था। इस सक्सेसफुल लैंडिंग के साथ साथ इंडिया चांद के साउथ पोल पर लैंड करने वाला सबसे पहला कंट्री बनता है। दोस्तों, सबसे पहले चंद्रयान 3 स्पेसक्राफ्ट के बारे में थोड़ा सा डिटेल में जान लेते हैं। इस स्पेसक्राफ्ट के 3 अलग अलग मॉड्यूल्स हैं। सबसे पहला है प्रोपल्शन मॉड्यूल। इस मॉड्यूल का मेन काम है लैंडर और रोवर को सक्सेसफुली मून तक लेके जाना और लैंडर को मून के सरफेस पर सॉफ्ट लैंडिंग करने में मदद करना। इस मॉड्यूल को पावर प्रोवाइड करने के लिए एक खास तरीके का लिक्विड सिस्टम का इस्तेमाल किया गया है जो हाइड्रोक्सिन और नाइट्रोजन टेट्रोक्साइड का यूज करके बनाया गया है। ये इंजन 800 न्यूटन तक फोर्स पैदा कर सकता है खुद को पुश करने के लिए। इस मॉड्यूल में कई सारे सोलर पैनल्स और बैटरीज लगा हुआ है जो स्पेसक्राफ्ट के अलग अलग सिस्टम्स को पावर प्रोवाइड करेगी। इस मॉड्यूल के चलते इस स्पेसक्राफ्ट का पृथ्वी पर मौजूद कंट्रोल यूनिट से कम्युनिकेशन बना रहेगा। अभी बात करते हैं लैंडर की। इसका मेन काम है चांद के सरफेस पर सक्सेसफुली सॉफ्ट लैंडिंग करना। ये एक 4 पैरों वाला व्हीकल है जिसमें अलग अलग तरह के सिस्टम्स लगा हुआ है जो उसे चांद के सरफेस पर लैंड करने में मदद करेगा। इस लैंडर को विक्रम नाम दिया गया है। इसमें कई सारे अलग अलग तरह के साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स भी लगा हुआ है जो उसे चांद के सरफेस का टेम्परेचर, थर्मल कंडक्टिविटी, रेडिएशन और वहाँ के एटमॉस्फेयर को स्टडी करने में मदद करेगा। एक बार लैंडर चांद के सरफेस पर लैंड कर जाए फिर वो रोवर को छोड़ देगी। इस रोवर को प्रज्ञान नाम दिया गया है। ये एक रोबोटिक व्हीकल है जो अपने 6 व्हील्स की मदद से चांद के सरफेस को अच्छी तरह से एक्सप्लोर करेगा। इसका एक रोबोटिक आर्म भी है जिसकी मदद से वो चांद पर मौजूद रॉक्स और सॉइल के सैंपल्स को कलेक्ट करेगा। एक एस्टिमेशन लगाया गया है कि रोवर अप्रोक्सीमेटली 500 मीटर दूर तक ट्रेवल कर पाएगा और ये 20 डिग्री एंगल्स में मुड़े हुए स्लोप्स के ऊपर से भी जा पाएगा। ये रोवर मून के सरफेस पर कुछ साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स भी करेगा जो हमें वहां पर मौजूद मिट्टी और पत्थरों के बारे में और ज्यादा डिटेल में जानने में मदद करेगा। वैसे अगर इंडिया की मून मिशंस की बात करें तो चंद्रयान 1 को साल 2008 में लॉन्च किया गया था। चंद्रयान 1 ने मून के ऑर्बिट के चारों ओर 10 महीने तक चक्कर लगाया था और वहां पर काफी सारे साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स भी किया था। चंद्रयान 1 की एक बहुत बड़ी खोज थी कि उसने चांद पर पानी के होने का एविडेंस दिया था, वो भी वहां के साउथ पोल पर जहां पर सूरज की किरणें कभी पहुंचती नहीं है। इसके बाद इसरो साल 2019 में चंद्रयान 2 को लॉन्च करते हैं। इस स्पेसक्राफ्ट में एक लैंडर, एक ऑर्बिटर और एक रोवर था। वो मिशन आधा सक्सेसफुल हुआ था। उस स्पेसक्राफ्ट का जो ऑर्बिटर था वो सक्सेसफुली मून के ऑर्बिट तक पहुंच चुका था और एक मजेदार बात यह है कि अभी भी वो वहां पर अपना काम कर रहा है। उस स्पेसक्राफ्ट का जो लैंडर था वो सक्सेसफुली ऑर्बिटर से डिटैच्ड हो गया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली लैंडिंग करते समय उसने अपना कम्युनिकेशन कंट्रोल यूनिट के साथ खो दिया और सीधा जाके मून के सरफेस पर क्रैश लैंडिंग कर गया। तो चंद्रयान 1 के मिस्टेक से सीखकर बनाया गया चंद्रयान 2, लेकिन अनफॉर्चुनेटली दोनों ही मिशंस अनसक्सेसफुल रही। तो फाइनली इन दोनों फेलियर से सीखने के बाद लॉन्च किया गया चंद्रयान 3 को और 23 अगस्त के दिन इसकी सक्सेसफुल लैंडिंग के बाद हर एक भारतीय का सर गर्व से ऊंचा हो गया। अभी एक बात जो हम सबको पता है कि चंद्रयान 3 मिशन के लिए चांद के साउथ पोल को ही चुना गया। इसका एक बहुत बड़ा कारण है वहां पर मौजूद वाटर आइस। चांद के साउथ पोल पर बड़े बड़े क्रैटर्स हैं जहां पर वाटर आइस मौजूद है। इन क्रैटर्स को कोल्ड ट्रैप्स कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर मौजूद बर्फ को पिघलाने के लिए सनलाइट कभी पहुंचती नहीं है। इसका मतलब ये है कि ये वाटर आइस चांद के साउथ पोल पर कई बिलियन सालों से जमा हुआ है। चांद पर पानी का होना ये इस बात का एविडेंस है कि चांद पूरी तरह से ड्राई और लाइफलेस नहीं है, बल्कि पानी का होना ये इस बात को प्रूव करता है कि हो सकता है चांद पर किसी तरह के माइक्रोस्कोपिक लाइफ फॉर्म्स एग्जिस्ट करते हो। वैसे वाटर आइस के बारे में स्टडी करके हमें पूरे सोलर सिस्टम में पानी के ओरिजिन के बारे में और ज्यादा डिटेल में जानने को मिल सकता है। चांद के साउथ पोल पर वाटर आइस के अलावा कुछ रेयर रिसोर्सेस भी मौजूद है
जैसे कि हीलियम 3, जो कि हीलियम का एक बहुत ही रेयर आइसोटॉप है। ऐसा प्रेडिक्ट किया गया है कि हो सकता है चांद के साउथ पोल पर हीलियम 3 बहुत ज्यादा क्वांटिटी में मौजूद हो। हीलियम 3 का इस्तेमाल न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर्स में फ्यूल के रूप में किया जाता है और ये क्लीन एनर्जी का एक बहुत बड़ा सोर्स है। चांद के साउथ पोल पर हीलियम 3 के अलावा कुछ रेयर अर्थ मेटल्स जो कि पृथ्वी के लिए बहुत ही ज्यादा वैल्यूएबल है, चांद पर उन सभी के होने के चांसेस क्वांटिटी में बहुत ही ज्यादा है। आप इस लिस्ट में देख सकते हो कुछ रेयर अर्थ मेटल्स और उनके यूजेस के बारे में। इन रेयर अर्थ मेटल्स का इस्तेमाल ज्यादातर इलेक्ट्रॉनिक्स चीजें बनाने में बहुत ज्यादा किया जाता है। लैंडर और रोवर के सक्सेसफुल लैंडिंग के बाद उन दोनों के पास सिर्फ 14 दिन है अपने सभी टास्क और एक्सपेरिमेंट्स को कंप्लीट करने के लिए। इन 14 दिनों तक, जिनको लूनर डे कहा जाता है, उन दिनों चांद के उस हिस्से पर सनलाइट पड़ती रहेगी जहां पर लैंडर और रोवर अपना काम करता रहेगा। लैंडर और रोवर दोनों में ही सोलर पैनल्स और बैटरीज लगा हुआ है। जब सनलाइट इन सोलर पैनल्स पर पड़ेगी तब सोलर एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा और इसी से लैंडर और रोवर को पावर मिलेगा। एक बार 14 दिन खत्म होने के बाद सनलाइट चांद पर से हट जाएगा और आने वाले 14 दिनों के लिए पूरा अंधेरा छा जाएगा। इन 14 दिनों को लूनर नाइट कहा जाता है। इन दिनों चांद पर टेम्परेचर -208 डिग्री फ़ारेनहाइट यानी कि -130 डिग्री सेल्सियस तक घट जाता है। अब ऐसे एक्सट्रीम कोल्ड टेम्परेचर्स में लैंडर और रोवर के पार्ट्स काम करना बंद ना करे, इसीलिए थर्मल ब्लैंकेट जैसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है जो लैंडर और रोवर को गर्म रखेगी। इसके अलावा RTGS यानी कि रेडियो आइसोटॉप थर्मो इलेक्ट्रिक जनरेटर्स, ये कुछ ऐसे डिवाइसेस हैं जो रेडियो एक्टिव सोर्सेस जैसे कि प्लूटोनियम 238 से निकलने वाली हीट को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर सकता है। तो RTGS के द्वारा पैदा किए गए इलेक्ट्रिसिटी की मदद से लैंडर और रोवर दोनों को ही पावर प्रोवाइड किया जा सकता है और उन्हें गर्म भी रखा जा सकता है। अब आप सभी के मन में एक सवाल आ सकता है कि चंद्रयान 3 अपना मिशन कंप्लीट करके क्या वो धरती पर वापस लौटेगा? तो इसका जवाब है नहीं। एक बार 14 दिन खत्म हो जाए फिर उसके बाद प्रज्ञान रोवर और विक्रम लैंडर इनएक्टिव हो जाएंगे। लेकिन यहीं पर इसरो के साइंटिस्ट का ये भी कहना है कि विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर फिर से एक्टिव हो सकता है जब मून पर फिर से लूनर डे शुरू हो जाएगा। तो अगर ऐसा हुआ, ये हमारे लूनर मिशन के लिए एक बहुत बड़ा बोनस पॉइंट साबित हो सकता है। चंद्रयान 3 को चांद के साउथ पोल पर लैंड करा के न सिर्फ इंडिया ने इतिहास रच दिया, बल्कि इस पूरे मिशन को एक बहुत ही कम बजट के अंदर सक्सेसफुल बना के दिखाया। चंद्रयान 3 मिशन की जो टोटल बजट थी वो थी लगभग $74 मिलियन, जिसको अगर इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करें तो वो होगा लगभग 615 करोड़ रुपए। और पता है, ये जो टोटल बजट है वो आदिपुरुष फिल्म की टोटल बजट से भी कम है, जो था लगभग 700 करोड़ रुपए। और जो लूनर 25 मिशन है, जो अभी हाल ही में रशिया के द्वारा लॉन्च किया गया लूनर मिशन था, जो 19 अगस्त के दिन अनफॉर्चुनेटली किसी ग्लिच के चलते अनसक्सेसफुल रहा, उस मिशन की टोटल बजट थी $200 मिलियन, जिसको अगर इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करें तो वो होगा लगभग 1600 करोड़ रुपए। तो चंद्रयान 3 मिशन लूनर 25 मिशन के कंपैरिजन में लगभग 1000 करोड़ रुपए कम में ही हो गया। सो नाउ एज वी ऑल नो कि चंद्रयान 3 इंडिया के लिए एक बहुत बड़ी सक्सेस रही। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज नेक्स्ट फॉर इसरो। तो चांद के बाद इसरो प्लान कर रहे हैं सन को स्टडी करने की। आदित्य L1 इंडिया का पहला सोलर मिशन होगा जो स्पेस से सन को स्टडी करेगा, वो भी L1 लैग्रेंज पॉइंट से। वैसे लैग्रेंज पॉइंट स्पेस पर मौजूद एक ऐसा पोजीशन है जहां पर दो बड़े सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स के ग्रेविटेशनल पुल जैसे कि सन और अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल इक्वल हो जाते हैं और एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं। इसी के चलते इस पोजीशन पर स्पेसक्राफ्ट जैसे छोटे ऑब्जेक्ट्स आसानी से खुद को स्टेबल रख सकते हैं, वो भी बिना किसी सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स की तरफ अट्रैक्ट हुए। वैसे स्पेस में इसी तरह के 5 लैग्रेंज पॉइंट मौजूद हैं, L1, L2, L3, L4 और L5। और आदित्य L1 जैसे कि नाम से पता लग रहा है, ये स्पेस में मौजूद L1 लैग्रेंज पॉइंट से सन को स्टडी करेगा। इसके बाद इसरो इंडिया का पहला ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन गगनयान प्रोजेक्ट की भी तैयारी कर रहा है। इस मिशन में इसरो 3 लोगों के एक क्रू को स्पेस में भेजेगा जो अर्थ से करीब 400 किलोमीटर ऊपर जाकर अर्थ का चक्कर लगाएगा, वो भी 3 दिनों तक, और फिर पृथ्वी पर वापस रिटर्न होगा और इंडियन ओशन में लैंड करेगा। लेकिन इंसानों को भेजने से पहले 2 टेस्ट फ्लाइट को भेजा जाएगा और उसमें से एक टेस्ट फ्लाइट को इसी साल भेजा जाएगा।
वैसे इसके अलावा इसरो के कुछ और भी प्लानिंग्स है, तो अगर आपको उसके बारे में जानना है तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक आर्टिकल का लिंक दे दूंगा, आप वहां पे जाके चेक कर सकते हो। बाय द वे, अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो बाकी सबके साथ शेयर करना और मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में ये बताना कि अगला वीडियो आपको किस टॉपिक के ऊपर चाहिए। टिल देन आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।